हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है पलटन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस त्यागी स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे फिजिक्स विद प्रिंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काइनेमेटिक्स की यूनिट चल रही है और इसके अंदर हम लोगों ने मोशन इन 1D कर लिया। अब बात चलती है मोशन इन 2D की, मतलब मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम लोगों ने जो पहला टॉपिक लिया था उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल जो जनरल साइंस में मैंने आपको बताया था पहले सेशन में, पार्ट 1 में प्रोजेक्टाइल के, अब सभी को पता है कि हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर ली। इसके अलावा दो प्रोजेक्शन और आते हैं, एक आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरा आता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये दोनों होते क्या हैं, कितना पढ़ना है, कितना डिटेल में जाना है, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस थियोरेटिकल पार्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहेंगे, तो प्लीज फोकस करके रखिएगा, क्योंकि ये वही पार्ट है जो आने वाला इंक्लाइन प्लेन, जो कि आईटी एडवांस के अंदर एक बेहद हॉट टॉपिक माना जाता है, अच्छा टॉपिक माना जाता है, उसका बेस है। तो जो भी ऐसा बच्चा है जिसे प्रोजेक्टाइल का बेसिक कुछ भी नहीं आता, वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट के अंदर प्रोजेक्टाइल पढ़ लीजिए। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जय हिंद नीम करोली वाले बाबा, मेरी इंस्पिरेशन है, आप भी बना। बेटा यहाँ पे टॉपिक आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? आपने अभी तक केवल इतनी बात पढ़ी है कि ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से स्टार्ट करोगे, बॉडी को ग्राउंड पर ही आना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, वो भी किसी हाइट से। तो देखो, सपोज करो कोई हाइट दे रखी है, कोई टावर दे रखा है, कोई बिल्डिंग दे रखी है, कोई रूफ दे रखा है, कुछ भी है, एनीथिंग विच हैविंग अ हाइट, वहां से बॉल को ड्रॉप करना। और ड्रॉप भी ऐसे नहीं करना कि वो एंगल बनाती हुई जाए। ड्रॉप कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट वैल्यू से निकलती चली जाए। देखो, यहां पे बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे समझने के लिए क्यों है वो समझो। आपको पता है कि कोई भी मोशन होता है वो दो तरीके के मोशन में डिवाइड होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। अगर हम यहां पे भी बात करें तो यहां पे भी दोनों तरीके के मोशन गिवन है। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें और वर्टिकल की बात करें तो देखो आपके लिए क्या क्या चीजें वो गिवन है जो आपको हेल्प करेंगे। अब ध्यान से देखो यार, जिस वेलोसिटी से ये निकला है ये यू है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहां से इसे ड्रॉप किया था। तो भैया ड्रॉप करा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब यू एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है यू। लेकिन अगर तुमसे कोई यू वाई की वैल्यू पूछने लगे तो कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि देखो ड्रॉप करा है तो नीचे वाला कंपोनेंट तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास तो कंपोनेंट ही कौन सा है? ये वाला। दूसरी बात आती है, अगर इसकी बात करें तो यहां पे ए की वैल्यू इस बार कैसी रह जाएगी? जी रह जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड्स मोशन, और डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड ही आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, मतलब उसका डायरेक्शन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में आप सभी को पता है कि एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो अगर आपसे कोई एक्स की वैल्यू निकालने लगे तो कैसे निकालते हैं? एक्स इक्वल टू यू टी। और अगर आप यहां से निकालने लगे, सपोज करो वाई था, मतलब इस पोर्शन में y जा रहा था और इस पोर्शन में x था, तो y कैसे निकालते हैं? याद होगा। तो y के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। यहां पे u की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, सर u y है, तो u y की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। तो अगर कंपोनेंट यूज होने लगे कितना आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर, और a की जगह क्या लिख दोगे? g, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर। और सुनो, x की वैल्यू यहां पे डालनी होती है तभी तो हमारी ट्रेजेक्ट्री आती है। आप सभी को पता है कि जनरल साइंस में जो हमने निकाला था y इक्वल टू एक्स है, एक्स टेन थीटा 1 - x/r, याद है? वो वाली ट्रेजेक्ट्री, मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है। तो देखो यहां से t की वैल्यू निकालो, वहां पे भी हम लोगों ने क्या करा था? t को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने का मतलब t की वैल्यू पुट कर देते, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? g/2 एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना? यू स्क्वायर। बेटा इसे ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहां पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पे जो पाथ बन रही है वो कैसी बन रही है? ट्रेजेक्ट्री कैसी है? पैराबोलिक। कैसी है? पैराबोलिक है। क्यों? पैराबोलिक इक्वेशन ही तो फॉर्म हो रही है यहाँ पे। ये पता है ना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, और y इक्वल टू डायरेक्टली एक्स कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ में बता भी रखे हैं सारी चीजें मैंने आप।
चलो, ये तो बात हो गई कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, पैराबोलिक होती है, इसमें कुछ अलग बात नहीं। अब यहां पे कुछ चीजें समझने वाली है, वो क्या है आप देख लीजिए। देखो यहां पे 2 पॉइंट हैं जो आपको हर क्वेश्चन के ऊपर हेल्प करेंगे। आपसे बोला जाता है कि वेलोसिटी बताओ एट अ जर्नल पॉइंट पी। अब सपोज करो कि आपने किसी हाइट से बॉडी को फेंका, तो वो बॉडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था u, तो बॉडी कुछ इस तरीके से नीचे आ गई। अब मैंने आपको रोक के बोला कि मेरे भाई यहां पे हाइट आपकी h है, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट पे जो कि आपका p पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी बतानी, तो आप वेलोसिटी कैसे बताना पसंद करोगे? अब कहोगे सर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से जा रही है, उसकी 2 कंपोनेंट टूटेंगे, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ vx होगा, यहाँ पे vy होगा। चलो मैं आपसे एक बात बता दूं, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, चाहे ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो, चाहे जनरल टू जनरल हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं बदलता। वहां पे भी vx का मतलब ux था, जिसका यहां पे मतलब u है, और वहां पे मतलब क्या होता था u cos थी। तो बस मुझे vy निकालना है, और vy के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है vy इज इक्वल टू uy प्लस at। और आप सभी को पता है कि uy की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहां से vy की वैल्यू कितनी आ गई, g और t, मतलब एक ही जगह में क्या पुट कर सकता हूं, g पुट कर सकता हूं। अब आपके पास vy भी है और vx भी है, तो टोटल निकालना इज नॉट अ बिग टास्क। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा हुआ है, और जब कोई चीज 90 डिग्री के एंगल पे है तो उसका रिजोल्यूशन मतलब उस दोनों का एडिशन निकालना बहुत ईजी है। मतलब vy का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी u जी टी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। मेरी बात समझ आई? तो कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर आपसे निकलवाने के लिए बोले तो कुछ इस तरीके से निकाल देना। अगर एंगल भी पूछने लगे तो टेन थीटा की मदद से एंगल भी निकाल देना। एंगल कितना आएगा देखो, अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से बनाने लगूं, तो अगर ये थीटा है और ये वी एक्स है, और मेरे भाई ये कितना है वी बाई, तो आप निकालना चाहो तो v की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। कैसे निकाल सकते हैं वो आप सभी के सामने दे रखी, p अपॉन v, तो मतलब वी वाई अपॉन कितना वी एक्स, ये लो। तो ये आपको एंगल भी बता सकता है कि इसका ये वाला कंपोनेंट कितना एंगल बना रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना एंगल बना रहा है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, कल को क्वेश्चन थोड़ा बदलाव करा उन्होंने, इस बार क्या बोला कि आप मुझे बॉडी आफ्टर फॉलिंग एच हाइट, मतलब कोई सपोज हाइट मान ली मैंने S1, कि आपकी बॉडी ना S1 हाइट नीचे आ चुकी है, कि ये आपकी दोबारा से वही है, ये रहा बॉडी ऐसे, ये रही। अब सपोज करो कि H1 हाइट नीचे आ गई, और ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट कितना है H, और आप लोगों से मैं पूछने लगूं कि मेरे भाई यहां पे मुझे ये बता दे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप मेरे से एक बात कहोगे सर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी v लग रहा होगा, यहाँ पे भी vx लग रहा होगा, यहाँ पे भी vy लग रहा होगा, है ना? सबको पता है इतनी बात, कोई ऐसा नहीं जिसे ये चीज ना पता हो। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे जो फिनोमिना मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ईजी है। क्यों सर? यहां पे फिर वही एंगल आएगा, आपको पता है इसकी वैल्यू यू एक्स के बराबर है, यू है। अगर मैं वी वाई निकालना चाहूं तो मैं इस बार एस इंक्लूड करना है, और अगर एस इंक्लूड करना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाना ही पड़ेगा। मतलब वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है। क्लियर है? यहां से वी वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस निकालना चाहो तो 2 इंटू जी, और वैल्यू कितनी दे रखी है एस। तो यहां से अगर वी वाई की वैल्यू निकाल रहे हो तो कितनी आ रही है भाई, देखो वी वाई या वी इसकी वैल्यू निकाल लो, मर्जी वो तुम्हारी। अगर मैं इन दोनों का वो निकालू, टोटल रिजल्टेंट निकालू, तो रिजल्टेंट फिर से वही आएगा वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से वैल्यू सिंपल सी आ रही है 2GS1 प्लस में कितना यू स्क्वायर। सभी को दिख रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? क्यों? ये वैल्यू को मैंने इस बार अंडर रूट में ना रखते हुए डायरेक्ट वैल्यू को पुट करा और तुम्हारा आंसर निकल आया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज बता दो।
नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? देख लो, तो मैंने आपको वेलोसिटी निकालना बता दिया इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर हाइट और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने में मदद करेंगे। आपको यकीन ना हो तो इन दोनों कंसेप्ट को दोबारा समझ लेना। वैल्यू मतलब जो वीडियो है इसे दोबारा दोबारा थोड़ा पॉज करो, चीजों को समझो, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। बड़े से बड़े क्वेश्चन ये दोनों कंसेप्ट सॉल्व कर देंगे, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वेंज का इतना बड़ा कंसेप्ट ही नहीं है। आप लोगों ने अपने जीवन में एक बात पढ़ी होगी, वो क्या है? देखो, हम सभी ने एक बात पढ़ी है कि जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते थे हम पहले ऐसे कि भाई नीचे बॉडी आ रही है, तो तुम सबको पता था कि यहाँ पे यू की वैल्यू 0 होती थी, याद है ना इतनी बात? और मैं तुमसे कहता था कि ये टाइम निकाल के दिखा दो, तो तुम टाइम के लिए क्या करते थे? एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी की वैल्यू लगाते थे। यू की वैल्यू 0 करते थे और टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है? 2s अपॉन ए। क्लियर? तो बच्चे जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है किसे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट को। कैसे रिजेंबल करता है मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात अगर आपसे कोई कर रहा है तो आपको घबराने की नीड नहीं है, आपको दोबारा से वही फिगर बनानी है कि आपके पास कोई हाइट है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टली आपने किसी बॉडी को फेंका। चलो हॉरिजॉन्टली फेंक भी दिया, तो मैं क्या देख रहा हूं कि बॉडी भाई कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है, और यहां पे कोई ना कोई टाइम ले रही होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉडी इन एयर, कि जितने समय के लिए आपकी बॉडी एयर के अंदर होती है उसे ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो यहां निकालना कितना इजी है, आपको पता है? इसका ये वाला सेक्शन मतलब यू एक्स की वैल्यू ये है, और अगर आपसे कोई यू वाई की वैल्यू पूछने लगे तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कितना आ गया? 0। तो अगर इस बॉडी को ए से चलकर बी तक आना है तो मैं डायरेक्टली यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। क्या सर? वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर प्लस यू टी। ये सिंगल के लिए था, अगर हम डबल के लिए निकालना चाहे कैसे निकालें? सर जितना डिस्टेंस गिवन है अपॉन 1/2 इंटू टी, जो आपको टाइम निकालना है, और जो सेगमेंट आपको नीचे ले जा रहा है, नीचे कौन ले जा रहा है? यू वाई। तो भैया यू वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन मैंने लिख दी है, ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर यहां से टी की वैल्यू निकालने चाहें तो कितना आएगा? 2s अपॉन जी, मतलब ये टी स्क्वायर की वैल्यू है। अब लिखो कि टी की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 2s अपॉन जी। ये देखो, ये इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है, और यही जो टाइम है वो डाउनवर्ड्स मोशन के दौरान, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन के दौरान यही टाइम निकल कर आता है जब हम बॉडी को रिलीज करते हैं। थ्रो नहीं करते, क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। देखो कितना इजी, क्या दिक्कत है इसके? आपको कल को कोई हाइट निकालने लगे तो आप एस की वैल्यू निकाल देना, आपको टी निकालने के लिए बोले आपको ये वैल्यू आपके साथ है। चलो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दो। मेरे लाल एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का मतलब ही क्या रह जाता है? दोबारा से एच नाम की हाइट बनाई, ये रे, आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा, दो सेगमेंट की बॉडी है तो यू एक्स और यू वाई पुट करा, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। यही तो हॉरिजॉन्टल रेंज है, और हॉरिजॉन्टल रेंज के दौरान आपको पता है कि आपकी स्पीड कितनी है? भैया हमारी स्पीड u है, मतलब जो यू एक्स मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल रहता है। सर यहाँ की जो टाइम की बात करें तो वो टाइम अभी निकाल कर आए हैं, अंडर रूट 2s अपॉन जी, या फिर आप कह सकते हैं अंडर रूट 2h अपॉन जी। एस और एच के फेरबदल में मत लग जाना कि पीछे आपने एच की जगह एस लिख दिया था, बदल लिया करो खुद थोड़ा बहुत। तो अगर मैं आपसे रेंज निकालने के लिए बोलूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं यूटी, और यू की वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ पे कॉस थीटा, ये सब चीजें नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, और यहां से वैल्यू को पुट करोगे 2h अपॉन जी, ये लो ये तुम्हारी आर की वैल्यू आ गई। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम बिना बुद्धि को लगाए निकाल सकती हो, लेकिन बुद्धि के साथ साथ आपको अपना डिटर्मिनेशन पावर भी यूज करना ही पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ आ गई? तो ये था हॉरिजॉन्टल रेंज का केस। ऑब्लिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ गया है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, फिगर आपको दिख रही है, पढ़ना सीखो। क्या कह रहा है
जेट इज ट्रेवलिंग, मतलब कोई एरोप्लेन है, जेट पता है ना, जो हाई स्पीड पे चलते हैं सुपरसोनिक पे, फाइटर जेट 2000 मीटर की ऊंचाई पे है ग्राउंड से। आपसे बोला कि एक पॉइंट पी पे, देखो ये रहा पी पॉइंट, उसे यहां से कुछ बॉम्ब गिराना है ताकि क्यू डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आप लोगों से पूछा, इन ऑर्डर दैट द बॉम्ब हिट द टारगेट व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। आप देख सकते हैं कि सपोज करें कि जितने भी हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं, ये लोग कितने अच्छी तरीके से बॉम्ब गिरा देते हैं और एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान। जब कभी कोई ये बच्चा हमारा नटखट बातें करता है, शरारतें करता है, तो हम अपने इजली फाइटर जेट निकालते हैं और इसे अकल ठिकाने कर देते हैं। कैसे? उसके अंदर जो मेथड लगा होता है वो प्रोजेक्टाइल का ही है। कैसे होगा वो देख लो बेटा। एक बात देखो, यहाँ पे जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, मतलब आपका जेट तो इस तरीके से ही जा रहा है ना। और आप लोगों से पूछा है कि वो कितनी हाइट पर, चलो हाइट भी गिवन है 2000 मीटर की हाइट पर। आपसे केवल ये पूछा है कि यहां से लेके यहां तक आने में इसे कितना टाइम लग रहा है। अब तो ध्यान से देख इसे, ये क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं लग रहा कि आपका प्लेन ऐसे जा रहा है और जाते जाते उनने बॉम्ब गिरा दिया, तो कुछ इस तरीके से बॉम्ब गिरेगा। या तो हमने सीधा बनाया है लेकिन बॉम्ब तो कुछ इस तरीके से गिरेगा ना, फ्लो के डायरेक्ट स्ट्रेट तो आने से रहा वो। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट मैं टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकाल सकता हूं, इक्वल टू टू हाइट अपॉन जी, और इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 2000 अपॉन में कितना 10, 10 से 10 कैंसिल, अंदर कितना बचा देख लो, 4000 बचा। तो वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, 400 बचा। क्लियर है? तो टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम में नीचे आ जाएगा, 20 सेकेंड। सोचो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 20 सेकेंड में 2000 मीटर की हाइट को डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरा देखो आर की वैल्यू, भाई आर के लिए यू और टी चाहिए था, यू कितना है 100 है और टी कितना है ये, तो वैल्यू कितनी हो गई, रेंज कितनी हो गई, कितनी देर बाद दिखा रहा है। तो सर ये आ गया 20, मतलब 2000, ये भी कितना आ गया 20,000। लो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं आती। कल को तुमसे एंगल भी पूछ लेगा ना कि सर मुझे एंगल बता दो, कितने एंगल पे फेंका था, इसे थीटा मान ले, थीटा मान लिया तो पी से मान ले, बी से मान ले, तो टेन थीटा की मदद से थीटा भी निकाल लेगा, मतलब आर अपॉन एच। आर कितना है 2000, ये कितना है 2000, 2000 से 2000 कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। इतनी बात मेरी समझ आ गई। 45 डिग्री पे फेंक के मारा था और 20 सेकेंड में उसका जो टारगेट था वह डिस्ट्रॉय हो गया। कितनी हाइट से, 2 किलोमीटर के ऊपर की हाइट से। ऐसा किसने बताया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह ये चीजें यूज नहीं करते। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम है कुछ, पॉज करके या तो खुद करके देखो, या फिर क्वेश्चन जितना अच्छा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, इतना कि वो एक कांस्टेंट हाइट से उड़ रहा है। तो मैंने बोला कि चलो कांस्टेंट हाइट कितनी मानी 1960 मीटर, और वो चल रहा है, तो सपोज करो उसकी यू की वैल्यू कितनी गिवन है 600 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो किलोमीटर आवर और मीटर में थोड़ा डिफरेंस है, चेंज करनी पड़ेंगी यूनिट। और बोला कि उसने ऊपर से ही फ्लड वाटर में जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मानसून टाइम में आपका केरला में, मनाली में और ऊपर स्पीति बॉर्डर पे फ्लड आ रखे हैं, जैसे अभी कल दिल्ली भी आया। तो अगर मैं चाहूं तो ऊपर से कुछ गिराना चाह रहा हूं, ये लो मैंने गिरा दिया। अब मेरे से ये पूछा है एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट। तो देखो यार सिंपल कहानी, ये तुमसे पूछ रहा है कि थीटा डिग्री एंगल कितना, या तो ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, क्यों, दोनों पैरेलल लाइन के बीच के एडजेसेंट एंगल्स, कुछ कहते हैं ना इन्हें, इनका नाम भूल रहा हूं मैं,
ये दो एंगल बराबर होते हैं, तो या तो थीटा वो निकाल लो या थीटा ये निकाल लो। तो यहां पे अगर थीटा निकालना है तो मुझे आर चाहिए, और अगर आर निकालना है तो मुझे टी चाहिए। तो अगर चलो मैं टी निकालता हूं, तो टी के लिए मुझे क्या चाहिए, अंडर रूट 2h अपॉन जी। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 1960, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8। चलो इसे सॉल्व करके देख। बेटा सॉल्व करने के लिए जीरो पर गया, 98 इंटू 2 ये रहा। तो दोबारा से देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2024, तो अंडर रूट 400, वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड। क्लियर है, टी आ चुका है, आर निकाल लेते हैं। लेकिन आर निकालने के लिए मेरे साथ दिक्कत क्या है कि यू की वैल्यू किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और ये मीटर में। या तो मीटर में करो या किलोमीटर में, तो मैंने मीटर पर सेकेंड कर लिया क्योंकि वो एसआई यूनिट है। तो अगर यहाँ पे यू की वैल्यू को चेंज करना चाहूं, तो आप सभी को पता है किलोमीटर को चेंज करते हैं तो कितना आता है 1000, और नीचे कितना आ जाता है 3600। बेटा आप सभी को एक और डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते। मैंने डायरेक्ट करके बताया कि 5/18 आया कैसे, ये रहा, ऊपर 5 आ गया नीचे 18 आ गया। इसे सॉल्व करके देखो, 9 और 9 वो 3 6 3 2, सॉल्व कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। 3 6 and 3 2, ठीक है, ये 100 देती। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, की वैल्यू आ गई 500/3। यू की वैल्यू 500/3 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आएगी, यू इंटू टी। तो यहां से यू कितना दे रखा है 500 कितना अपॉन 3 इंटू कितना 20। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, हाँ 10,000 अपॉन में 3 मीटर। चलो तो आपकी देखो आर की वैल्यू आ गई है, आपकी एच की वैल्यू गिवन है। ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा के लिए मुझे पी चाहिए और बी चाहिए। तो देखो इसे उल्टा करके देखो, तो पी ये है, बी इसका ये है, तो यहां पे आर अपॉन एच आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 अपॉन में 3 इंटू 91960। क्लियर है। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 0 से 0 कैंसिल, 196 को 3 से मल्टीप्लाई करो अप्रोक्स, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो अगर इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखें तो ऊपर आएगा कितना 500, नीचे आएगा 98, फिर 250, फिर 49, और 49 इंटू 3 कितने 49 इंटू 3 9 3 जा 27 और 2 100। तो 250 को 147 से डिवाइड करना पड़ेगा, 250 को 147 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1 पॉइंट, तो 147 गया 0.7, और 1.73 किसकी वैल्यू होती है 1.73 होती है √3 की। और थीटा √3 पे कब आता है 10 के केस में, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 होती है। मेरी बात समझ आ गई इतनी, ये डायरेक्ट करा है मैंने, समझ पा रहे हो। अरे भाई एक से तो कटने से रहा, तो 0 लेना पड़ेगा, और सपोज करो कि 150 से मल्टीप्लाई कर रही हो, मतलब इसे 150 मान लो, तो 2500 तक कब पहुंचेगा, तो वो वाला फिनोमिना मैंने डायरेक्ट लगा। क्लियर है, 15 इंटू 7 वो वाला समथिंग कुछ लगा, तो 1.73 आ गई। आप लोगों के सामने कुछ अलग। तो देखो यहां कैलकुलेशन की बात है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना चीजों को इजी तरीके से कर पाओगे। ओ असंभव, मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू विल टेकल एवर, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट, सारी मैथ, सारे बेसिक सब अच्छे हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन कर लिया मेरे भाई। नहीं यकीन तो क्वेश्चन की शक्ल देख लो, एक बार पढ़ के देख लो। अभी तक ट्रेलर चल रहा था, बचपना चल रहा। अ कैनन कैन फायर शेल एट स्पीड यू, मतलब एक तोप यू स्पीड से किसी बॉडी को निकालती है। अब बोल रही है कि जो इंक्लिनेशन ऑफ बैरल, मतलब एक तोप है, सपोज करो ये तुम्हारी तोप है, ये रही, ये यू नाम की स्पीड से किसी चीज को बाहर फेंक रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसका जो थीटा है ना, उसकी रेंज गिवन है, या तो वो 15 से शुरू हो सकता है और 85 तक जा सकता है।
मतलब वो 15 से लेके 85 तक अपने आप को मूव कर सकता है। ये रहा कि या तो वो इस तरफ भी आ सकता है या वो इस तरफ भी जा सकता है। सोच के देखो, 15 से यहां तक गोले छोड़ता हुआ जो है, पास में भी छोड़ेगा, दूर में भी छोड़ेगा। आपसे बोल रहा है कि लेट आर एन बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, सर ने रेंज दे दी और थीटा एंगल कितना है यहाँ पे, एन है। अब सभी को पता है कि रेंज कौन सी होती है। रेंज की वैल्यू है आर इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना, जी। क्लियर। तो यहां पे थीटा की जगह एन दे दिया और एक रिलेशन दे रखा है कि डेल्टा आर एन इज इक्वल टू आर एन प्लस 1। तो बताओ एन की वो कौन सी वैल्यू है जहां पे डेल्टा आर एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बेटा करने को हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते, करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता हूं। किस तरीके से, अब सभी को पता है क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अंटिल यू इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जितना आर बढ़ेगा वो सॉरी जितना थीटा बढ़ेगा उतना आर बढ़ेगा। कुछ टाइम बाद इन दोनों का रिलेशन खराब हो सकता है, कैसे मैं बताता हूं। अब सपोज करो अगर मैं यहां पे आर की वैल्यू 0 रखूं तो साइन 0 0 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर आपने थीटा की वैल्यू 0 रखी तो आर 0 आए। आपने थीटा की वैल्यू 15 रखी तो आपको पता है कि यहां पे 15 की जगह कितना आ जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो 1/2 हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। आपने थीटा की वैल्यू 45 रख लो, चलो भैया 45 रखी तो तुम्हें पता है कि आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। और ये पढ़ भी रखा है कि आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ऐसे होती है। दूसरी बात, अगर थीटा की जगह मैं यहां पे 60 रख दूं तो आपको पता है कि आर की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। थीटा की जगह अगर मैं 90 रख दूं तो आर की वैल्यू दोबारा से कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, तुम समझ पा रही हो ना, थीटा 90 रखा तो साइन 180 कितना होता है, 0 हो जाता है। तो सर हमें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ की नीड पड़ गई ना यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने लगू, दो तरीके से बनाऊंगा इस क्वेश्चन को और दोनों तरीके तुम समझना कि अगर मैं आर और थीटा के बीच में ग्राफ बनाऊं कि यहाँ पे आर और यहाँ पे थीटा, तो सर सोच के देखो अगर ये 45 वाला पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे जाके आपकी आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, नहीं तो आर की वैल्यू मिनिमम होगी। कैसे सर, यहां पे 0, यहां पे 180, यहां पे 15, यहां पे 75, ये देखो यहां पे 15, यहां पे 75। और इसने पूछा कौन कौन सी रेंज से है, इसने पूछा 15 से 85। तो सर 85 कहां आ रहा होगा, ये सोच के देखो 85 कहां है। 85 कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहां पे सॉरी ये 90 नहीं है, सॉरी ये कितना है, ये है ये कितना है, ये 90 है। तो 85 यहां कहीं होगा ना इस जगह। और मैं कह सकता हूं बहुत छोटी सी बात, इस क्वेश्चन को करने का केवल एक ही ढंग है। ये आपसे पूछ रहे डेल्टा आर कब मैक्सिमम हो। भाई डेल्टा आर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इस 85 के इस पर टेंजेंट डालना पड़ेगा, टेंजेंट डालने के बाद इसका थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा निकालने का इसका मतलब मैं ये देखूं कि जिसका स्लोप मैक्सिमम आएगा उसका डेल्टा आर भी मैक्सिमम ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो, जिसका स्लोप मैक्सिमम आएगा उसका डेल्टा आर भी मैक्सिमम होगा। तो सोच के देखो कि अगर आपसे मैं ये कहने लगूं कि भैया कहां पे जाके वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, तो आपको मिल गया कि 85 पे हो सकती है। लेकिन सर डेल्टा आर एन कैसे जा रहा है, देखो अगर मैं यहाँ 85 रखूंगा तो 86 आ जाएगा, लेकिन 86 पे जाके 0 मतलब डिक्रीज होने लगेगा। तो मुझे यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 84, तभी तो ये वैल्यू कितनी आएगी 85। तो एन की वैल्यू अगर डायरेक्टली देखूं तो कितनी आ रही है 84, मतलब स्लोप मैक्सिमम आ रहा है। और स्लोप को भी मैंने तुम्हें ग्राफ में निकालना बता रखा है।
कि कैसे निकाला जाता है। मतलब स्लोप का कुछ मतलब नहीं है, स्लोप का मतलब है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा। और डेल्टा थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां एंगल का डिफरेंस कम होगा। तो भैया एंगल का डिफरेंस कम हुआ, ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर एक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है ना, वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। समझ आई मेरी बात, क्लियर हो गई सभी को ये बातें। चलो ये तो पहला कंसेप्ट था, मतलब पहला तरीका था कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते। अच्छा दूसरा तरीका समझा देता हूं, जो लिखा था उसका स्क्रीनशॉट ले ले। यह सिंपल सिंपल बातें पता है कि जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना गिवन है, जी गिवन। मेरी बात समझे। और आपसे पूछा है डेल्टा एन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी। चलो इसे ओपन करके देख ले। मेरे पास डेल्टा आर एन की वैल्यू गिवन है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, अगर यहां पे आर एन लिखा है तो आर एन का क्या मतलब है, इसका एंगल, और यहां पे एन प्लस वन ये इसका एंगल। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2n माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2n प्लस वन। क्या ये गलत है, नहीं ना, एंगल ही तो गिवन थे, मैंने इन्हें ओपन करके लिख दी। अब मैं यहां से क्या करूंगा, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू को बाहर निकाल, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा साइन 2n माइनस में साइन 2n प्लस। मेरी बात समझ आ गई, इतना बचा। और आप सभी को एक बात पता है कि साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है, ये होता है सर 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में कितना 2, और साथ में कितना आता है साइन ए माइनस बी अपॉन में कितना 2। बात समझ आ गई इतनी। ये सारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए, पहले भी यूज करी थी। साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस वैल्यू को यहां पुट करोगे तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, और साथ में क्या होगा, साथ में होगा सर 2 कॉस। तो इस केस में ये ए है और ये कितना है बी, तो ए प्लस बी करना है। तो भैया ए प्लस बी करने पे कितना आएगा 4n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है इतनी बात। और साइन के केस में कितना हो जाएगा a माइनस, तो 2n माइनस 2, तो साइन कितना बचेगा -2 अपॉन में 2। देखो ये वैल्यू बची। अब यहां पे डायरेक्टली देखो डेल्टा आर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा आर एन की वैल्यू आ रही होगी म्यू स्क्वायर अपॉन में जी इक्वल टू 2 कॉस, 2 कॉमन लो, 2 से कैंसिल कर दो तो 2n प्लस 1, और इधर कितना आ रहा होगा साइन -1। यहां तक की बात सबको समझ आ गई, इतना कॉपी कर लो, देख लो कि हाँ सर यही फिनोमिना है, इसके आगे कोई फिनोमिना नहीं। ठीक है, तो ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम हटा देते। अब चलो तुम मेरी कुछ बातों का जवाब दे दे। यहां पे कल को अगर मैं नहीं कोई और टीचर आके तुमसे पूछने लगे कि यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, तुम कहोगे सर यू स्क्वायर अपॉन जी कांस्टेंट है और साइन 1 की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या नहीं है ये, तो मुझे एक बात दिख रही है कि डेल्टा आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 cos 2n प्लस 1। मतलब जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, सर आपके पास कितना एंगल है 85 है, चलो 85 रख के देख लो ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू अपनी पुट करके देखें। अगर मैं ध्यान से देखूं तो n की वैल्यू मेरी कहां तक पुट हो सकती है, केवल n की वैल्यू मेरी 84 तक पुट हो सकती है। क्यों, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। तो कितना 85, तो यहां कितना रखोगे 84। तो सोच के देखो कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब n की वैल्यू कितनी आएगी 84। ये लो, तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी 84 इंटू टी, 84 इंटू टी और 8 और 168 169 पर होगी। लेकिन n की वैल्यू कितनी मैक्सिमम आ रही 84 और मिनिमम कितनी आ रही है 15। ये ले भाई कर ले। अब भी समझ आ गया कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
cos 2n+1 और cos 2n+1 की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब n की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इस रेंज के अंदर n की वैल्यू मैक्सिमम 84 ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ n+1 यूज कर रहे हैं। तो जब ये 84 रखेगा तभी तो ये 85 आएगा। 86 पे तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, ना पूछ रखी। 15 हम कर नहीं सकते कि 14 15 कर ले, 15 16 कर ले। अब यहाँ कुछ बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा डिफरेंशिएट वहां होता है जहां डिफरेंशिएशन अलाउ है, लेकिन डिफरेंशिएशन स्मॉलर वैल्यूज के लिए होता है, स्मॉलर एंगल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एंगल 1 डिग्री है, बहुत बड़ा एंगल होता है 1 डिग्री। अगर यहाँ पे होता 0.1 0.2 समथिंग में मिनट में, जब आप डिफरेंशिएट करते कि इसकी वैल्यू डबल डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देते। मेरी बात सबको समझ आ गई? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखो, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अद्भुत क्वेश्चन, लेकिन आप इसका हिंट बता रहा हूं, क्वेश्चन आप खुद से करके लाओगे। देखो, a ball is projected from the floor of a long hall having a roof height, मतलब कोई कमरा है, कमरे की हाइट कितनी है? 10 मीटर। बॉल को मैंने प्रोजेक्ट करा, सपोज करो इस हॉल में मैं खड़ा हूं, मैंने बॉल प्रोजेक्ट करी, वो वहां जाके टकरा गई। कितने से प्रोजेक्ट करी? 25 मीटर पर सेकेंड। और कितना एंगल था? 37 डिग्री। तो बोला कि हॉरिजॉन्टल से टकरा गई और वहां जाती उसने अपनी सारा वर्टिकल कंपोनेंट खो दिया। हाँ ठीक है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट इसने खो दिया तो सर मुझे एक बात समझ आ गई कि ये जाएगी, टकराएगी यहां पे और जाके रुक जाएगी। क्यों? और उसने अपना सारा वर्टिकल कंपोनेंट खो दिया, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब वो पूरी पाथ कवर करने की बजाय यहां जाके छोटा सा ऐसे गिर जाए। ये समझ आ रही है मेरी बात? तो मतलब ध्यान से देखो, यहां तक का केस देखें तो ये जनरल केस बन गया, और अगर इसे देखें तो ये हॉरिजॉन्टल का केस बन गया। ये देखो, मतलब हमें तो इतना डिस्टेंस निकालना है ना, सपोज करो इसे ओ मान लो, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना, जो कि इजी है निकालना। कैसे? अब सभी को पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 37 डिग्री। यू की वैल्यू ऊपर जा रही है, प्रोजेक्ट किया गया। आपसे सिंपल सिंपल ये पूछा है कि यहां पे ए ओ कितना आएगा, और भैया ए ओ क्या दे रखी है? तुम्हारी रेंज दे रखी है। सर रेंज निकालने के लिए यहां के कितना होगा? u cos 37, यहां कितना होगा? u sin 37। मेरी बात समझ आई सभी को? और ध्यान से देखो, ये u की वैल्यू कुछ याद कर लिया करो। अगर cos 37 दे रखा है तो इसका मतलब 4/5 होता है, और cos 53 दे रखा है, इसका मतलब 3/5 होता है। और आप सभी को पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर अगर आपको बोल रखा है साइन 53 निकाल दे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। और आपको बोल रखा है साइन 37 निकाल दे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखो। इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा बहुत बड़ा फायदा जो तुम्हें दिख नहीं पा रहा। भाई अगर मुझे यहां से यहां तक का रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के लिए तो मेरे पास क्या होने चाहिए? u cos थीटा इंटू टाइम। और टाइम की वैल्यू तुम्हें पता है कि टाइम निकाला कैसे जाएगा? टाइम निकालना है और इजी है। कैसे? सर ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है तो u y कितना गिवन है? u sin थीटा। a की वैल्यू कितनी गिवन है? -g। h की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 मीटर। लगा दे सारी वैल्यू, सारी वैल्यू लगाएगा और यहां से t की वैल्यू निकाल के ले जाएगा। चलो लगाओ, 10 इक्वल टू हाफ, और g की वैल्यू लगा लो 9.8। तो 9.8 t का स्क्वायर, ये 10 ही रख लो, क्यों कंफ्यूज हो रहे? मुझे लग रहा है मैं ही सॉल्व कर दूंगा, तुम तो करोगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया h इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आई? 10। हाफ के साथ कितना आया? -10 टी स्क्वायर प्लस प्लस यू कितना है? 25। देख ले यू कितना है? 25। और ऊपर साइन थीटा, तो साइन 37 कितना आ गया? 3/5।
तो 3/5 को मल्टीप्लाई कर तो 5 और ये 5 इंटू 3 तो वैल्यू कितनी आएगी तेरी यार? ये कुछ ऐसे कि 10 इज इक्वल टू -5t² प्लस 15t। मेरी बात सबको समझ आ गई? यहां से t की वैल्यू निकाल लो, जो t की वैल्यू आएगी वो यहां पुट कर दो। u cos थीटा तुम्हें निकालना ही आता है, u cos थीटा की जगह 25 और इस जगह 37 रख के वैल्यू निकाल लो। तो पहला t आ गया, और हॉरिजॉन्टल के केस में यहाँ पे जो t निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 2h/g। तो इसे डायरेक्ट निकाल लो। बताओ ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें नहीं आती? तुम्हें सब कुछ तो आता है। अब इन ठाके इन दोनों r और r को ऐड कर दो, सारी वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। बताओ बेटा, कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाते हैं। करके दिखाऊं इसे पूरा? चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। यहां तक कर लिया होगा? इन्हें तो पूरा भी करके देखा। लो भाई लो, पूरा करो पूरा। तो मैंने यहां से क्या निकाला? ये वैल्यू। तो आपने 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 क्या करना है? 5t² माइनस 15t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो t² माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ आई? कुछ नहीं करना। और यहां से वैल्यू को ओपन करो तो कितना आएगा? यह आएगा 2 + 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। t² माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। t कॉमन लिए तो t माइनस 2 माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पे जो खेल फंस रहा है कि भैया t की वैल्यू 2 आई है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। अच्छा, अब सोच के देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर t की वैल्यू 1 डाल दो तो -5 और 15 कितना आ गया? +10। तो इसका मतलब 1 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं t की जगह 2 डालता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस कितना 20, और 15 इंटू 30 तो -10। तो 2 यहां पे वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमें यहां तक जाना है, हमें इसके ऊपर की कहानी नहीं पूछनी। बॉल तो केवल यहां तक जा रही है। तो आर की वैल्यू पुट करते ही रेंज आ जाएगी। रेंज कितनी आएगी? 25 इंटू कॉस 37, और कॉस 37 के साथ मल्टीप्लाई कितना करोगे? 1। तो 25 इंटू कॉस 37 कितना है? 4/5। तो 5 जा तो कितनी आ गई? 20 मीटर। कहां से कहां तक की 20 मीटर आई? यहां से यहां तक की 20 मीटर आई। मेरी बात सबको समझ आ गई? 20 मीटर यहां से यहां तक की। चलो, क्लियर है इतनी बातें सभी को? आज अब क्या करूंगा मैं? पहले वाली रेंज निकाल दी कितनी? 20 मीटर। दूसरे वाली रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट लगाएंगे। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, लेकिन वहां पे भी तो टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब थोड़ा गलती बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो सोच रहे जितने टाइम से ऊपर गया था बेटा वहां जाके रुक गया था, वो वहां पे हॉरिजॉन्टली आया है। तो अगर उस केस के लिए ओबी का टाइम निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? t इक्वल टू √10 अपॉन में 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई √2 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई? √2 सेकेंड। रेंज निकालना फिर इजी है, मतलब OB का डिस्टेंस निकालना। तो u cos थीटा इंटू टी कर दे तो कितना आ गया? 25 इंटू कॉस 37 कितना? 4/5 इंटू कितना? √2। तो ये कैंसिल होके कितना आया? 20√2। तो तुम्हें पता ही है ये आया था OA, तो OA प्लस OB इज इक्वल टू कितना? AB। तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 20√2 + 1। देखो तुम्हें बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा था, तुम्हें समझा रहा। अगर तुम इसे खुद करते तो तुम जल्दी आंसर निकाल लेते, शायद मेरे से भी जल्दी निकाल लेते। मेरी बात समझ आ गई? कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा दिमाग? क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए अब आती है ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात। देखो ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज समथिंग नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटी कंसेप्ट। आपने ग्रेविटी कंसेप्ट पढ़ा था? आपको याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूं, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं।
आपको कभी लगे कि सर तो झूठ बोल रहे, आपने ग्रेविटी कंसेप्ट के अंदर एक बात पढ़ी हो। देखो आप YouTube खोलो, नेट वीक है क्या? तो मैंने यहां पे डाला फिजिक्स विद फ्रेंड्स। अभी चैनल इतना वो नहीं है, चलो सपोज करो हमने ये तीनों वीडियो मेरी है, मैंने इसे खोल ली, इस वीडियो से अपना चैनल खोल लिया और चैनल में प्लेलिस्ट में गई, प्लेलिस्ट में काइनेमेटिक्स पे गई और यहाँ पे देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, ये रहा पहले वाला पार्ट 1 खोल। अब ये पार्ट 1 में थोड़ा सा आगे बढ़े, पार्ट 1 दिखाना चाहते हैं। पार्ट देखो, ये देखो यहां मैंने 4 केस पढ़ाए थे, बॉडी प्रोजेक्ट वर्टिकली है, बट ये चारों केस ही मतलब इसके 3 केस आपके रिजेंबल करते हैं किसे, जो मैं पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं। देखो पहले वाला बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली है, बट तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। दूसरे वाला बॉडी इज प्रोजेक्टली डाउनवर्ड्स, इसे जस्ट अभी हमने करा है। दूसरा व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सम वेलोसिटी फ्रॉम अ हाइट, लेकिन वहां पे हमने एंगल मेंशन क्यों नहीं किया था भाई? एंगल इसलिए मेंशन नहीं किया था क्योंकि एंगल की नीड नहीं थी। अगर एंगल की नीड होती तो हम एंगल भी मेंशन कर देते। अब देखिए अगर ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात चल रही है तो आपको बता दूं कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब है 2 तरीके से कि किसी हाइट से आप प्रोजेक्शन कर, एक प्रोजेक्शन होता है कि ऊपर की तरफ आपने बॉडी डाली, मतलब थीटा एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, आएगी तो बॉडी नीचे की तरफ, मानते बॉडी आएगी नीचे। ऐसी अगर मैं आपको दोबारा किसी हाइट से बोलूं कि आपको बॉडी दोबारा फेंकनी है, तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे? वही h नाम की हाइट लेंगे और इस बार आप क्या करेंगे कि बॉडी को डालेंगे तो नीचे, लेकिन ये एंगल नीचे वाले से बनेगा। देखो एंगल इस बार नीचे से बना है और ऊपर वाला एंगल अलग बना है, तो मतलब बॉडी का एंगल एक बार ऊपर से बनेगा, एक बार एंगल नीचे से बनेगा। और दोनों केस में आपको मैं आज आप एक बात बता दूं, जिस बच्चे ने मोशन अंडर ग्रेविटी में कंसेप्ट अच्छे ढंग से पढ़े थे कि सर ऊपर जाते वक्त कि जिस तरह मोशन का डायरेक्शन होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जहां पे इसके अंगेज जाता है जी की वैल्यू अगर नीचे है तो पॉजिटिव है, ऊपर है तो नेगेटिव है, ये कुछ ध्यान करो। तो अगर सपोज करो बॉडी मैंने ऊपर फेंक के मारी, कहां गई? तो इस केस में भी मेरा ध्यान क्या होगा? एक तो x निकालना और दूसरा क्या निकालना? y निकालना। अगर यहाँ पे तुमसे कोई पूछ रहा है x निकालने के लिए, तो तुम्हें सिंपल सी बात पता है कि जो तुम्हारी बॉडी u ऊपर जा रही है, 2 कंसेप्ट में टूटी है, u cos थीटा और नीचे ऊपर कितनी टूटी है? u sin थीटा। तो u sin थीटा ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन जब वो नीचे आ रहा होगा तो नीचे के केस में हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो इस केस में क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन में कितना 2, और u की जगह कितना ले लेंगे? u की जगह ले लेंगे माइनस यू साइन थीटा इंटू कितना? t। तो ये जैसे ही सॉल्व करोगे t की वैल्यू आ जाएगी जो कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट। अगर x की बात करें तो x के लिए मुझे t की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं यहां से निकालूंगा, और x को कैसे लिख सकते हैं? u cos थीटा इंटू कितना? t, क्योंकि u हमेशा कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मेरी बात समझ आ गई? इस वाले फिनोमिना को देखो, देखो इस वाले फिनोमिना में बॉडी नीचे ही आ रही है, तो अगर u के कंपोनेंट कैसे भी ले लो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u cos थीटा इंटू टी, और y के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो यहां से निकाल सकते हैं कितना? जी टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो g भी पॉजिटिव u भी पॉजिटिव, लेकिन u का कौन सा सेगमेंट? u साइन थीटा। तो भैया u साइन थीटा यहां यूज कर लो, तो u साइन थीटा इंटू टी। तो देखो दोनों एक दूसरे को रिजेंबल तो कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को समझ तो रही हैं, फर्क कितना है? बस यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा यूज कर लिया, वहां पे प्लस यू साइन थीटा यूज कर लिया।
यहां से टी निकाल लो, ऊपर यूज करो एक्स की वैल्यू, एंजॉय करो। समझ आई मेरी बात? तो जिसने मोशन अंडर ग्रेविटी में डायरेक्शन के केस को पढ़ा है, उन 4 कंसेप्ट को पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को करने में इजी कर लेगा। देखो आज बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर बॉडी तो ऊपर फेंकी थी, लेकिन हमने तो यू ऊपर से बदल गया ना, तो ऊपर पॉजिटिव था, डायरेक्शन बदलने पे यू कितना हो गया, माइनस यू साइन थीटा। तो एज इट इज ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। तो टी को निकालोगे, पुट करोगे। और अगर यकीन नहीं होता इन बातों पे तो प्लीज मेरा एक काम करते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हुए तो नाम बदल। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी है कि अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते। और मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद आपने मेरे से जस्ट पीछे वाला कंसेप्ट पढ़ लिया तो आप और अच्छे ढंग से कर सकते। तो प्लीज इस क्वेश्चन को करिए, और कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपनी प्रॉब्लम। दूसरी बात, प्लीज थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और झिझके मत कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि क्लासेस फ्री चल रही है तो वैलिडेट करो बुक्स के साथ जाके। क्लियर है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन शुक्रिया। इतना ही क्वेश्चन है, किस दिन स्पेशल क्लास लेंगे फिर उसके बारे में बात। लव यू।